अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी उरूज पर है। सिर्फ 2 दिन बाद अपोजिशन गुजरांवाला में जलसा करने जा रही है। हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन को हमने फ्री हैंड दिया है, जलसे करें, जुलूस करें, इससे हम रुकावट नहीं बनेंगे। इमरान खान साहब ने खुद ये बात वाजे की है कि किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि रुकावटें डाली जा रही हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है और कंटेनर लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने आज मीडिया से बात की, क्या कहा सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस बात भी करते हैं। एक तरफ नाज़रीन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन कह रही है कि हम हर सूरत हुकूमत को घर भेजेंगे और मरियम नवाज साहिबा ने तो ये तक कह दिया कि इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस तमाम तर मामले पर खासी पुरुम्मीद दिखाई दे रही है। हुकूमत कह रही है जितनी मर्जी तहरीक कर लें, जल्द से जुलूस कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा सुनिएगा ज़रा। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि वाकई इस वक्त हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं है। दूसरा, ये जो अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है हुकूमत पर कि क्रैकडाउन किया जा रहा है, इसमें किस हद तक हकीकत है, हुकूमती मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक अहम मामला जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये दर्द सर बना हुआ है वो है महंगाई। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि मैं खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करूंगा और जल्द महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वज़ीर आज़म की मॉनिटरिंग के बाद क्या 2 साल से ये महंगाई जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है उस पर क्या काबू पा लिया जाएगा, हुकूमत क्या इस पर काबू पा लेगी? यही वो मामलात हैं नाज़रीन जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ देर में ज्वाइन करेंगे PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब और एहतशाम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो सर ये मामला क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जल्द से जुलूस करना जमहूरी हक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा इस्लामाबाद कंटेनर से भर दिया गया है और ये भी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि क्रैकडाउन किया जा रहा है, कारकुनों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो फिर ये क्यों कर रही है हुकूमत? सोनिया, आमतौर पर लोग इसको इंटरप्रेट इस तरह कर रहे हैं कि हुकूमत के बातों में कंट्रडिक्शन है। कोई वजीर कुछ कहता है, अब शेख साहब कोई अभी ले लें 31 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा। अब झाड़ू किस पे फिरेगा? आप पे फिरेगा, अपोजिशन पे फिरेगा, क्या होगा? शेख साहब तो खैर डेटें देते रहते हैं हर 2 महीने 6 महीने, बिल्कुल। लेकिन अहम सवाल ये कि जो भी आखिर में जिक्र किया आपने महंगाई का भी, दोनों चीज़ें जुड़ी हैं। मुझे यूँ लगता है सोनिया कि ये अपोजिशन के मुर्दा घोड़े में इस महंगाई ने जान डाल दी और सही मानों में अपोजिशन की कड़ी में कहते हैं वो बाल डाढ़ा आया हुआ है। ठीक है, चाहे उन्होंने 2 साल कोई महंगाई की बात नहीं की, लेकिन देखिए अब सवाल ये है कि आमतौर पर लोग कह रहे थे कि जी जब तक कि एक तकड़ी किस्म की क़यादत अपोजिशन को नहीं मिलेगी हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी, कुछ जानदार क़यादत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन आप देख लें कि 2 बड़ी पार्टियां खामोश हो गई। अब मौलाना फजल रहमान को आगे कर दिया गया जिनकी एक उनके बेटे की सीट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टियां अभी तक खुल के नहीं सामने आई, अगरचे वो कह रही हैं कि हम गुजरांवाला के जलसे में ज़रूर शिरकत करेंगे। अभी अगर यहीं से ले लिया जाए कि भी अगर आप पैनिक नहीं कर गए, हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो क्या वजह है कि अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि भी जलसा गाह की जगह की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? कहा जा रहा है कि जी एक PMLN के एक साहब हैं, अंसारी साहब, पूरा नाम भूल रहा हूँ, MPA, हमने उनको इजाज़त दी है। वो जो डिफेक्ट कर गए या इस तरफ आ गए, जो इख्तलाफ कर रहे हैं नून के साथ, उनको हमने उस जलसे की इजाज़त दी है। भाई वो तो एक खासी दिनों से अपोजिशन के लोग जलसा मांग रहे हैं आपसे, आप तय नहीं कर पा रहे। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं इजाज़त देंगे तो हम GT रोड पे जलसा करेंगे और पूरे पाकिस्तान में होगा। बिल्कुल सोनिया, अहम बात यह है कि जिस तरीके से हम झुंझुलाहट गवर्नमेंट के पार्ट पे देख रहे हैं, आज इस्लामाबाद सारा बंद है। बिल्कुल अब देखें एक छोटा सा जलसा जुलूस खवातीन ने निकाला हुआ है। रहनुमा जो फ़ारूक हबीब साहब जिन्हें हमें ज्वाइन करना था, उन्होंने भी यही सर रीज़न दिए कि इस्लामाबाद बंद है, कंटेनर्स लगे हुए हैं। मैं देखे ना अभी आए दोबारा, मैं सुबह भी आया था, मुश्किलों से आया, अभी मैं मुश्किल से आया, सारे रास्ते बंद हैं। अब सवाल ये है कि भी यहाँ तो कोई जलसा जुलूस नहीं हो रहा ना। अभी तो 16 को जलसा वहाँ पे है, फिर 4 महीने का शेड्यूल है। आते आते यहाँ वो आएंगे जब आखिरी में उन्होंने आकर लॉकडाउन करना है या चढ़ाई करनी है, जो भी करना है उन्होंने। लेकिन इस दौरान अगर अभी से आपके हाथ पाँव फूलना शुरू हो गए तो ये आप समझते हैं कि बुखलाहट है? देखिए अब मैं ना भी कहूँ तो मेरा ख्याल नजर आ रही है। अगर देखें ना, अब 2 अहम सवाल हैं जो सब क्वार्टर में पूछे जा रहे हैं कि भी क्या वजह है कि आपका करप्शन का बयानिया जिसको इतनी पजराई मिली कि सारी दुनिया क्या, सारे लोगों ने कहा कि जी शायद
सेवियर ऑफ द नेशन पाकिस्तान में आ गया। आपने इतने तवातर के साथ इसको कहा, लोगों ने कहा ठीक है जी, डूबी हुई रकम बाहर है जो लूट के ले गए हैं ओपोजिशन के लोग। इमरान खान साहब बार बार कहते थे नवाज शरीफ आओ जरदारी हो, देखिए वो भी पैसा भी नहीं आया, लोगों की कन्विक्शन भी नहीं हुई, केसेस अभी तक चल रहे हैं। इस दौरान लोगों का जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि एक लेवल होता है ना बर्दाश्त का, वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये महंगाई है। देखिए ना सोनिया, हमने और आपने, मेरा ख्याल हर आदमी देख रहा है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, मतलब एक दिन कुछ और रेट है, जिस तरह खुदा ना खास्ता कहा जाता है ना कि जब आपकी करेंसी की कीमत इतनी नीचे चले जाए, जिस तरह कुछ साउथ अमेरिका के ममालिक हैं उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हुई है कि सुबह डब रोटी अगर फ़र्ज़ करें 4 रुपये की तो रात को 10 रुपये की मिलती है, ठीक है ना। या टर्की का लीरा, एक ज़माने में वाकई लीरा कहा करते थे, अब तो स्टेबल हो गया। अब बिल्कुल कैफियत ऐसी होगी, देखिए रुक गया हमारा 167 पे आके हमारा डॉलर, लेकिन आप देख लें महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और फिर डिमांड एंड सप्लाई, एक सेकंड, डिमांड एंड सप्लाई को भी आप देख लेना तो उससे नहीं लगता कि हुकूमत कंट्रोल कर पा रही है। मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन जो है, जो महंगाई करता है, उसको आप नहीं खत्म कर सके, मार्केट कमेटी को आप इन्वॉल्व नहीं कर सके, मजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन इसमें नहीं ला सके, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है वो नज़र नहीं आ रहा। इस सारे मामले को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपोजिशन ने, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा लेट इस मामले पे तवज्जो दी। उन्होंने, आपने देखा पहले तो हमने यही देखा कि वो डिफेंड ही करते रहे कि जी हमारे पास कोई करप्शन के केसेस नहीं है, साबित करें, ये करें, बयानिया उनका हमेशा नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो। अभी आप देखें वोट को इज्जत दो की बात कम हो रही है। 80% 90% अपोजिशन के लोग क्या है, उनको समझ आ गई। उसकी वजह सोनिया ये है कि पीपल्स पार्टी PMLN के लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं। एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि लेकिन अब जो हुकूमत ने सूरत-ए-हाल बना ली है, अब लगता है कि अब देखिए लोग कहते हैं कि PMLN अगर पंजाब में जोर लगाए और पीपल्स पार्टी सिंध में, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों के पार्ट पे अभी तक उस तरह हम सीरियसनेस नहीं देख रहे। जलसा होगा। हम समझते हैं कि गुजरांवाला तो वैसे तो नून लीग का गढ़ है, लोग बड़ी तादाद में आएंगे, लेकिन ये एक टेस्ट केस साबित हो सकता है। टेस्ट केस इस वक्त पता क्या है सोनिया, इस वक्त ओपोजिशन की क़यादत कोशिश भी कर रही है, दुआएं भी कर रही है कि किसी तरीके से आम आदमी को जो इफेक्ट कर गया है इस महंगाई से, उसको सड़कों पे ले आए। हमने देखा कि आम आदमी इस झांसे में नहीं आ रहा था। उन आम आदमी का नुक्ता नज़र यही है कि जी हमें इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत तब्दील करते हैं, खुद आके बैठ जाते हैं और अगले 5 साल के लिए वही काम करते हैं जो पिछले करके गए, यानी अपनी जेबें भरते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अब जिस तरीके से जो है ना, टमाटर, प्याज, छोटी मोटी बड़ी हर चीज़ इतनी महंगी होगी कि आप देख लें मिडिल क्लास के लोग भी, उनकी बेगमात भी लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं कि जी कहाँ चले गए। तो इसको बड़े खूबसूरत से तरीके से ओपोजिशन ने इसको पकड़ा है और अपने जलसों की जीनत महंगाई को बना रहे हैं। सब आप देखें, आज जाके उन्होंने सवाबी में या किसी चारसदा में जलसा किया फजल रहमान साहब ने, मैं देख रहा था इतने तवातर के साथ महंगाई का उन्होंने जिक्र किया, कभी नहीं करते थे। मजहब का कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने कहा है, लेकिन इस वक्त उन्हें नज़र आ रहा है कि महंगाई हुकूमत रोकने में नाकाम हो गई। सही। आप देख लें 11 मीटिंग के बाद कल क्या हुआ कि जी हम देखेंगे टाइगर फोर्स को इन्वॉल्व करेंगे। सर आपको लगता है जिस तरह से इमरान खान साहब तो काफ़ी पुरज़्म दिखाई दिए, वहाँ पे हमने देखा कि गर्मा गर्मी भी हुई, बाद में ये खबरें आई कि वज़रा ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम इसको कम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि कमी आएगी, कोई रिलीफ मिलेगा या महज वही दावे? देखिए जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज होती है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल बैंक, लेकिन एक वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल बैंक, स्टेट बैंक देखता है, और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। ये दोनों मिल के एट टाइम बैठते हैं और ये फैसला करते हैं कि जी हमने डॉलर को किधर लेके जाना है। उसके बाद फिर हुकूमत के रेवेन्यू अगर कम हो रहे हैं तो हमने रेवेन्यू कैसे बढ़ाने हैं। प्रोसेस में देखते हैं कि आम आदमी वो किस तरफ जा रहा है, उसका जहन किस तरफ जा रहा है, क्या गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। उस हवाले से देखें तो हर चीज आसमान पे जा रही है। कोविड के चक्कर में 1.5 करोड़ लोग वैसे भी बताया है वजीर आजम को कि नवंबर दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो सकता है। देखें अब ये इस तरह की बातें करने का तो मतलब ये है कि आप पैनिक खुद क्रिएट कर रहे हैं। भाई क्यों महंगा हो सकता है? आपकी फसल को कम हुई है, आपने गलत काम किया, आपने बगैर असेसमेंट के आपने गंदम एक्सपोर्ट की, आपने अच्छी वाली बाफर मिकदार में गंदम आपने चीनी आपने एक्सपोर्ट की, मना किया, शेख रशीद ने मना किया था इस बात पे चीनी के मामले में, ठीक है ना। लेकिन रज़ाक दाऊद साहब ने इजाज़त दी, जो शुगर बोर्ड के इंचार्ज हैं। उसके बाद आपने देखा रज़ा अपने असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इजाज़त दी। 10 लाख टन मांगी थी, 11 लाख तक उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर नाम आता है बुजदार साहब का, जिन्होंने फाइनली गोगी मारी थी और ये 3 अरब रुपये की सब्सिडी दी। उसके बाद लोगों ने माल बनाया, आपको मुझे 400 रुपये का टीका लगा और आज भी हम देख लें कि 107 110 चीनी पहुँची है। और आप देख लें 3000 मन आटा, यानी 75
जिस तरह कल बता रहे हैं डॉक्टर सही। साहब, हो गया। अब देखना यही है कि हुकूमत क्या वजह है कि जी महंगाई के सैलाब को रोकने में नाकाम हुई है। भाई मैं बार बार पूछता हूँ, हम देखते हैं कि हमेशा देखा है सोनिया कि इसका एक तरीकाकार है। तरीकाकार क्या है कि आप ताजर बरादरी को लेके जाते हैं, कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन, मैजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन बैठता है, मिडल मैन जो पैसे बनाता है उसका हाथ रोका जाता है, फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई की क्या सूरत हाल है, फिर देखा जाता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ नाजायज़ मुनाफाखोर वो क्या कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि आप इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। जिस माफिया की इमरान खान साहब बात करते हैं, क्या वो माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते? इसके साथ साथ क्या ताजिर जिम्मेदार हैं, साबिक हुकूमतें जिम्मेदार हैं, मौजूदा हुकूमतें जिम्मेदार हैं? वैसे साबिका हुकूमतों पर अब बात करना बनता नहीं, क्योंकि 2 साल का अरसा तो हो गया है। अगर जिम्मेदार हैं भी तो भी आप तो अब तो ड्राइविंग सीट पे तो आप है ना, आपने तो फैसले करने हैं और ना, अब अब आपने आपने भी ठीक सवाल करना है। आपसे करना है। देखिए ना, अगर आप ये कहें जी मुशर्रफ के ज़माने में महंगाई थी, फिर बढ़ी, फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में बढ़ी, फिर नून में बढ़ी, फिर आपके ज़माने में एकदम 180 डिग्री टर्न हुआ और वो कहाँ से कहाँ चलेगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपका भी फोकस नॉन इश्यूज़ पे है, आपकी भी तरजीहात जो लोग कहते हैं कि महंगाई होनी चाहिए, गुर्बत का खात्मा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, वो नहीं है। आप देख लें पॉपुलेशन ग्रोथ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, 2.5% है, शायद दुनिया में कहीं नहीं है। 22 करोड़ की आबादी है, और कितना आप वसाइल पैदा करेंगे, रिसोर्सेज वो सारे खाए जाते हैं, और फिर नया कोई तरीका कार नहीं। आपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करना है, आपने 10वां मुल्क है, अपना सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क, आप देख लें दुनिया क्या छोटे छोटे मुल्क दूध बाहर बेच के वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बना के पैसे बना रहे हैं, हम बिल्कुल सिफर पे बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि इमरान खान साहब की टीम किसी जगह कोई रिफॉर्म नहीं कर सकी? आज पुलिस का रोना है, आज FPR का रोना है, एनर्जी सेक्टर का रोना है, गर्दिशी कर्जा 2300 रुपये का है, और फिर आप तो देख लें 43,000 जो है ना 43,000 के करीब आपका अरब का जो आपका वो हो जाएगा 2023 में कर्जा। कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर सूरत हाल कहीं मुतमईन नजर आ देखिए, रही? एक ज़माना था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डिवीजन जो था, जो अब मिनिस्ट्री बन गई प्लानिंग एंड, ये यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठते थे, ये फैसले किया करते थे, और ये महंगाई को नोटिस इसका हुआ करता था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इकोनॉमिस्ट बैठे होते थे। हम देखते हैं अब स्ट्रेटजिक डिवीजन है, वो सारी चीज़ें देखता है, वो सिर्फ हर 15 दिन के बाद 10 दिन के रिलीज करता है जी कौन सी चीज़ें बढ़ गई हैं। ठीक है, ठीक है इरशाम साहब, मजीद भी इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके आने से पहले अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या मामला, एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि एहतजाज करो, हमारा जमहूरी हक है और अपोजिशन के लिए कोई रुकावटें नहीं डाली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हर तरफ कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है कारकुनान के खिलाफ, अभी तक NOC जारी नहीं हुआ। तो सर, वाकई क्या रुकावटें डाली जा रही हैं? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक रही बात जलसे की इजाज़त के हवाले से, NOC के हवाले से, वो तो हम पहले कह चुके हैं कि हमें कोई इस पे मामला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी बैठ के किया करते थे। हमसे ज़्यादा तो जलसे जुलूस किसी ने नहीं ना किए, तो स्ट्रीट पावर जो हमने निकाली है वो किसी के पास भी नहीं है, और वो बगैर बिरयानी और बगैर कीमे वाले नान के वो स्ट्रीट पावर हमने निकाली हुई है। अब इशू ये है कि उसमें जो इंतज़ामिया के साथ बैठ के एक आपका एग्रीमेंट होता है कि आप इन पॉइंट्स पे इकट्ठे होंगे, इन पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे, इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, आपको जलसे की इजाज़त है, आप वहाँ पर अगर अपनी बात करना चाहते हैं, आवाम को जमा करना चाहते हैं, आप करें, कोशिश करें वहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि कोरोना की नेक्स्ट स्पाइक भी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, और आपको पता है कि उसके असरात से पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से बाहर निकला है। लेकिन सर, अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, अभी राना सनाउल्लाह का सॉर्ट भी हमने चलवाया है, तो इसमें कितनी लेकिन वो तो बड़ी कायरा साहब की बात चल रही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी के जियालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो तो बड़ी मेहनत का काम है सर। ये कंटेनर वो तो इसका मतलब है, इस पे भी कह रही है इसकी बड़ी मेहनत हो रही है कि जियाले ढूंढे जा रहे हैं पंजाब से, पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। सीरियस नोट फारूक साहब ये बताएं कि ये यहाँ पे झगड़ा क्या है? अब अपोजिशन मांग रही है इजाज़त जिन्ना स्टेडियम में, कहा जा रहा है कि मैंने जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो कहती किसी और जगह चले जाएं। एक बयान ये आ रहा है कि जी PMLN के जो MP हैं जो उनसे दूर हो रहे हैं, अंसारी साहब, उनको इजाज़त दे दी गई थी।
अभी क्या वजह है कि इतनी लंबी कभी गुफ्तगू मैंने नहीं देखी कि आप इंतजामिया से किए चले जा रहे हैं, परसों जलसा होना है, फैसला नहीं हो रहा। देखें मैं आपको, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजरे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल रिहार्टिक होता है कि इजाज़त नहीं मिल रही, बैनर उतारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर किसी कारकुन को गिरफ्तार किया है तो भाई दिखा दें ना, थाने भी हैं, आपके कैमराज भी हैं, आजकल तो वीडियो से मूवी बन जाती है। ये तो सिर्फ शोर शराबा है ना, क्योंकि लोग इनसे जमा नहीं हो रहे, लोग इनसे इकट्ठे नहीं हो रहे। इस किस्म का इन्होंने पहले रोना धोना जो है वो शुरू कर दिया। ये इनकी हकीकत है। जहाँ तक रही बात, ये जलसा करना चाहते हैं, इनको खुला मैदान चाहिए प्रोग्राम करने के लिए, ये कर लें। हम इनको इजाज़त दे रहे हैं। हमें ये, हम कहते थे डी चौक में करना है, ये हमें इंतजामिया कहती थी आप F9 पार्क में कर ले, हम F9 पार्क में कर लेते थे। हमें कहते थे परेड ग्राउंड में चले जाएं, हम परेड ग्राउंड में चले जाते थे। हमारी कुछ जिद नहीं होती थी। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको इंतजामिया को ऐसी जगह सजेस्ट कर रही है जिससे कोरोना ना फैल सके, जिससे सिक्योरिटी के खदशात ना हो सकें, तो इनको वो जगह अवेल करनी चाहिए। दूसरा आ जाए जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाज़त का सिक्योरिटी का इशू तो पैदा होगा जब उन्होंने, अगर फर्ज करें वो GT रोड पे आ जाते हैं, फिर तो मामला और लोगों के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला लहदा पैदा होगा। बात यह है कि इनको जो इंतज़ामिया के साथ इनकी लोकल वहाँ पर नेगोशिएशंस चल रही हैं, और जहाँ तक मेरे तक इतलात हैं कि इनकी लोकल लीडरशिप का वहाँ पर अब एक एग्रीमेंट के करीब भी ये पहुँच चुके हैं। बाकी ये शोर डालते रहते हैं, हम GT रोड पे करेंगे, हम फलानी जगह के ऊपर करेंगे। इस तरीके से फिर जलसे होते नहीं हैं। जलसों के लिए इंतजामात भी करने हैं, ज़ाहिर बात है, अपनी कुर्सियाँ भी लगाएंगे, अपने साउंड सिस्टम का भी इंतज़ाम करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में मामला इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ पॉलिटिकल चीज़ है, इसके अंदर जो पॉलिटिकल एंगल है, उस चीज़ को समझना चाहिए। थ्रेट लग रहा है आपको, ये जो जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, वो कहते नहीं अनब हो गई है, पैनिक कर गई है, जाने वाले हैं। देखें बात ये है कि ये छठी APC थी और ये हुकूमत के ऊपर को पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी लॉन्ग मार्च हुआ, जो रेंटे धरना इन्होंने करवाया था मौलाना साहब से, महंगाई शामिल हो गई ना, मौलाना साहब से रेंटे धरना करवाया था। उसके बाद जो है मौलाना साहब पीछे मुड़ के देख रहे थे, ना शहबाज शरीफ थे, बाएं मुड़ के देखा ना आसिफ अली जरदारी थे, और कंटेनर की सीढ़ी भी उतार के ये ले गए थे, और बावर्ची भी साथ ही वापस ले गए थे। असल मसला ये है, जो इनका बुनियादी इशू है, इशू इनका ये है कि इनका मकसद एक है, वो है अपनी करप्शन को, लूटी हुई दौलत को बचाना। उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। आप भी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख रहे हैं। मुझे बताएं 2008 में बदतरीन लोड शेडिंग थी, आटे का बहरान था, बद इंतजामी थी, करप्शन अरूज के ऊपर थी। नून लीग ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया था। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ज़बानी जमा खरी तकरीरें करते थे, सड़कों पे घसीटेंगे। आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद पहुंच गए थे जरदारी हाउस। एक बहुत बड़ी तो ये एक सिर्फ मैं समझता हूँ कि इनका आपस में इकट्ठा होना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी चोरी को बचाएं, अपनी करप्शन को बचाएं। इक्तदार में ये आते ही करप्शन करने हैं, चोरी करने हैं, और इनका आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। फारूक साहब ये रहे कि करप्शन बचाने के लिए सब हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा इजलास भी हुआ और कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, वज़रा की जानिब से कहा गया कि अब इकदाम होने चाहिए। तो सर आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार भी ठहराया गया। तो हुकूमत इस महंगाई को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? क्योंकि इसी को एक्सक्यूज बनाकर, इसी को आप जवाब बनाकर अपोजिशन कह रही है कि लोग बाहर आए। देखें बात यह है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। हमें आवाम को पूरा सच बचाना चाहिए। महंगाई है, कोई शक नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पूरी बात हमें करनी चाहिए, पूरा सच बताना चाहिए। वजूहात क्या हैं आप देखें कि कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल से बारिशें अल्लाह ताला की जो है वो रहमत होती हैं, उस वक़्त पे हो रही हैं जब हमारी गंदम की फसल तैयार होती है। बारिशों की वजह से गंदम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई। फिर उसके ऊपर टड्डी दल का हमला जो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हुकूमत ने टाइमली उसके ऊपर इकदामात लिए। आज टड्डी दल मौजूद नहीं है, आज हमारी जो है वो चावल की फसल महफूज है। आज आइंदा जो फसलें आएंगी वो महफूज हो जाएंगी, क्योंकि हुकूमत ने नेशनल लोकस्ट के हवाले से जो है वो एक उधर भी सेंटर बनाया था जिसने काम किया, उसके ऊपर काबू पा लिया गया। इसी की तरह जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें बढ़ती हैं जो तयन करती हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। आपके इल्म में है कि जो पाम ऑयल है, जो खुर्दनी तेल है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं। दालों की कीमतें उधर बढ़ गई हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो हॉर्डर्स के पीछे जा रही है। पहली हुकूमत है जिसने होर्डिंग के खिलाफ कानून बनाया है, जखीरा अंदोजी के खिलाफ कोविड के दौरान कानून बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। नीचे जो हमारी सूबाई हुकूमतें उनको मुतहर्रिक किया। अब आप सिंध की सुन लें। सिंध में पंजाब हुकूमत जुलाई से 1480 रुपये में मिल वालों को गंदम दे रही ताकि 860 रुपये में आटा बिक सके। 20,000 टन योमिया आज पंजाब ने आटे की गंदम की तहसील बढ़ा दी है। सिंध में क्या हुआ कि सिंध वालों ने सरकारी गोदामों में से गंदम ही नहीं रिलीज की। चीनी भी आप देखें, साहब कह रहे हैं कि चीनी भी वहां चीनी भी वहां पर होर्डिंग हुई।
जिससे प्राइसेस में इजाफा हुआ। और आप देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तो आवाम से लेना देना कोई नहीं, वहां पर 1500 रुपए कीमत चलेगी। अब वहां पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर इन्फोर्समेंट सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वहां इनकी नाअहली है। और उसमें ये एहतसाम साहब एक बड़ा पॉइंट अहम है। आप देखें कि लास्ट ईयर खबर चली थी कि सिंध के गोदामों के अंदर गंदम आम आदमी के मुंह में नहीं गई, उसके पेट में नहीं गई, गोदामों में पड़ी पड़ी खराब हो गई। शक्कर में तो और 14 अरब के नीचे खराब हुई। एहतशाम साहब 14 अरब रुपए की गंदम चोरी का नैब के अंदर केस चल रहा है। वो केस ना मैंने उठाया, ना आपने उठाया, या नैब ने नहीं उठाया, बल्कि सिंध हुकूमत के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने खुद नैब को भेजा है। उन अफसरों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उनके पीछे जो सियासी शख्सियात हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? अच्छा फारूक साहब, ये बताएं, अभी आप कह रहे थे कि इनका असल मसला है कि अपनी करप्शन छुपाना। अगर ये करप्शन की बात ना होती तो खामोश रहते। देखिए माज़रत के साथ 2 सालों में जो आपके चैलेंजेस थे, जो लोगों की तवक्कुआत थी और महंगाई, अब मैं देख रहा हूँ और ज़ाती तौर पे महसूस कर रहा हूँ कि ये करप्शन का बयानिया बड़ी हद तक डाइल्यूट हो गया। लोग जो है ना इसको दे हैव स्टॉप टेकिंग इट सीरियसली। उन्होंने कहा यार ये तो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। हाँ, अगर आप इसके साथ साथ कोई लोग कहते हैं कारकर्दगी बेहतर कर चुके होते, गुर्बत कम होती, चलें अनएम्प्लॉयमेंट उसमें कोई फ़र्क आता। सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं कि पिछले 5 महीने में ख़ास तौर पे महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है वो रुक ही नहीं रही। तो लोग कहते हैं कि हर चीज़ उनके आपे से बाहर हो गई है, जिसको कहना चाहिए कि उनके लिए घर का खर्चा रखना बड़ा मुश्किल हो गया। मिडिल क्लास के लोग भी रो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये करप्शन वाली बात मेरा ख्याल है ज़रा ब्रेक लगाएं और जो डिलीवर करने वाली बात है उस पर चले जाएं। लोग कहते हैं कि ना तो कन्विक्शन होती है ना महंगाई रुक रही है। देखें 2 चीज़ें हैं एहतशाम साहब, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी हुकूमत के अंदर, किसी भी जमहूरियत के अंदर। जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी भी होती है। 40 साल ये इक़्तिदार के अंदर हैं, ये नहीं हो सकता कि आप इनकी जो बैड गवर्नेंस थी या इन्होंने जो लूट मार की है उसके ऊपर आप आंखें बंद कर लें। उसके ऊपर इदारे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, नैब उसके ऊपर काम कर रही है। जब हम आके उसके ऊपर बात करते हैं तो हम तो अपनी पॉलिटिकल उसके ऊपर राय देते हैं, अपनी कमेंट्री करते हैं और हम उनको बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया, इसके इदारों को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं। अब आप आ जाएं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। मुझे आप ये बताएं कि कोरोना के दौरान इन्होंने कह दिया था जी पूरे मुल्क को शट डाउन कर दे। पंजाब में हमने एक दिन भी इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। आपका एक मजदूर किसी फैक्ट्री का हमने कोरोना की वजह से जो है वो बेरोजगार नहीं होने दिया, बल्कि हुकूमत इंसेंटिव लेकर आई। 200 अरब रुपए की हमने टैक्स रिफंड्स वापस किए ताकि फैक्ट्रियां बंद ना हो, ताकि लेबर बेरोजगार ना हो। उसके साथ 50 अरब रुपए के बिजली के बिल 3 माह के, ताजरों के 35 लाख ट्रेडर उससे इस्तेफादा हुए। फिर एहसास प्रोग्राम लेकर आए जिसके तहत 200 अरब रुपया 12,000 कैश लोगों को मेरिट की बुनियाद पर, रंग नस्ल सियासी जमात की एफिलिएशन की बुनियाद पर नहीं दिया गया। यहाँ पर तो आपको याद है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 8 लाख लोग वो थे जो बोगस लोग थे। उसमें पीपल्स पार्टी के अपने लोग निकल आए थे, सरकारी मुलाजमीन निकल आए थे जो फॉरेन टूर भी कर रहे थे, ग्रेड 21 के लोग थे, ग्रेड 22 के लोग थे। आप देखें हमें मिला गया, हमने कोरोना से बाहर निकले। आज ठीक है फारूक साहब, अब देखना यह है कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलेगी। महंगाई कम होगी नहीं, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। फारूक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जैसे कि इमरान खान साहब ये कह तो रहे हैं कि मैं खुद इस सारे मामले को मॉनिटर करूंगा, लेकिन अब इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आप नहीं समझते कि इसका तयन होना बहुत ज़रूरी है? जिस तरह से अभी आपने भी बात की ज़ख़ीरा अंदोज माफियाज की, जिस तरह से इमरान खान साहब भी बात करते हैं, तो फिर इन माफियाज से निमटना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। फिर इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? देखिए मैं आपके सवाल से पहले, मैं ब्रेक में जाने से पहले जो बात कर रहा था उसको मुकम्मल कर लूँ कि आप देखें कि WHO ने पूरी दुनिया के अंदर 4 मुल्कों की तारीफ की है जिन्होंने बेस्ट कोरोना को हैंडल किया है। उसमें पाकिस्तान शामिल है बिल्कुल, और 4 बहुत ही बुरे ममालिक है जिसके अंदर भारत सर-ए-फ़हरिस्त शामिल है। हमारा हमसाया है, ब्राजील है, और मुल्कों के नाम नहीं मैं लेता क्योंकि वो सफारती सतह के ऊपर फिर हमारे मामलात आ जाते, लेकिन वो भी सामने है। आप देखें कि हमारी इकॉनमी रिवाइव कर गई है, उनकी इकॉनमी जो है वो -10% के ऊपर उनकी GDP कई ममालिक की चली गई है, वो बाहर नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमें उस वक्त कहा जा रहा था लॉकडाउन कर दें, हर चीज़ को बंद कर दें, सिंध के अंदर इन्होंने किया ना, उसके नतीजे आपके सामने आ गए। आप देखें कि सास प्रोग्राम के 33% जो पैसे हैं वो सिंध के अंदर तकसीम किए गए हैं। इतनी गुर्बत है वहाँ के ऊपर, और इन्होंने कभी नहीं सोचा फैसला करते वक्त कि इसका आम आदमी के ऊपर क्या एहसास होगा। और वज़ीर आज़म को आम आदमी का एहसास है। जब महंगाई की वो बार बार बात करते हैं, उनके नोटिस कहते हैं नोटिस ले लिया, उसको ये मजाक उड़ाते हैं। वज़ीर आज़म साहब आम आदमी के हवाले से कंसर्न है।
जो बंदा ये चाहता है कि आम आदमी को छत मिले, जो उनके लिए लंगर खानों की कोशिश करता है, जो उनके लिए पनाहगाहें बनाने की कोशिश करता है, वो सदके दिल से कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें माफियाज का सामना है, होर्डर्स का सामना है। यहाँ पर बैठी जो हमारी इंतज़ामिया है उनको विजिलेंट करने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कल भी इजलास बुलाया, और जहाँ कहीं किसी चीज़ की कमी है उसको उन्होंने कहा फौरी तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। फर्क साहब, दो चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हो रहा, दोनों चीज़ें जो है ना वो आटा और चीनी, ये लगता है कि बहुत बुरे तरीके से आप ब्लैकमेल होंगे, प्रेशराइज होंगे, एक्सप्लॉइट इस हवाले से किए जाएंगे। अभी आप चीनी का मामला देख लें, यानी 3 लाख टन इंपोर्ट करनी है, 30,000 टन आ गई है पिछले हफ्ते। अभी तक हम देख रहे हैं मार्केट में 107, 110 चीनी। नया क्रशिंग सीज़न नवंबर में शुरू हो जाएगा। अभी लोग कह रहे हैं कि जी नज़र भी आ रहा है चीनी आ जाएगी, इसके बावजूद इंपोर्ट कर ली है, मार्केट में आ गई है। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे कि जी हुकूमत ने फैसला किया इंपोर्ट करने का, होटल जो है ना अपनी चीज़ बाहर ले आता था, अब वो लेके आने के लिए तैयार है। शाम साहब बात ये है, चूंकि जाहिर बात है जब होर्डर ने ये तमाम तर काम किया उसको कि पैदावार कम है, तो लोगों ने कहा कि इसकी शॉर्टेज क्रिएट होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर 140 रुपए के ऊपर चीनी चली गई थी, PMLN के दौर के ऊपर भी 80 रुपए चीनी गई, क्योंकि गवर्नमेंट्स इंटरवेंशंस करती हैं, उनसे रेट्स नीचे आते हैं। अब ये इंपोर्ट की चीनी जो है वो मार्केट के अंदर आ गई है। अब होर्डर को भी अपना माल जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, वरना उसका वही माल जो है वो गल सड़ जाएगा बोरियों की शक्ल में, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट में वाफर खराब है जो बाहर का है, मार्केट में वाफर होगा। गंदम बाहर भेज दी, अब यूक्रेन से गंदम आ रही है, वो कहते हैं बिल्कुल खराब है, चीनी है लोग कहते हैं फीकी है जो आ रही है। नहीं देखें, बात ये है, असल चीज़ ये है कि ये तो हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना, गंदम खराब है, तो ये तमाम जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पिंडी का मैं बता रहा हूँ, एक पिंडी का बहुत बड़ा जो चक्की है जिसकी ना, उसका ये कहना है, उसने कहना है, मैं खुद उसने बताया, उसने कहा जी जो हमने अच्छी गंदम थी भेज दी है, अब उसने कहा ये यूक्रेन वाली खाएं, आपको समझ आएगी। नहीं, गुजारिश सुन लें। देखें बात ये है, तो जो हमारी पाकिस्तान की जो पैदावार है, जाहिर बात है हमारी जो लोकल सॉइल की है वो देसी गंदम है, उसका जो टेस्ट है या बाकी जो गंदम का टेस्ट है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा, लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि उसकी क्वालिटी के ऊपर को कम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ लेकर आती है। फिर जब यहाँ आती है तो थर्ड पार्टी एजेंसीज उसको सर्टिफाई करती हैं, तो फिर ही उनके बिल्स जो हैं वो बैंक्स क्लियर करते हैं, उनकी जो LCs हैं वो क्लियर होती हैं। तो लिहाजा उससे परेशान नहीं होने की ज़रूरत। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर अगर कोई कुदरती आफत आ जाए जिसकी वजह से हमारी फसल कम हो, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं। कितना टाइम देंगे फरूख साहब की स्टेबलाइजेशन प्राइसेस की कुछ हो जाएगी? देखें, आपके इल्म में था कि जब इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा था तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया 9.5% है, कह रहे हैं अगले माह इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था। हुकूमत इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आई, ठीक है, इन्हीं नामसाइद हालात के अंदर ही लेकर आई, और मैं समझता हूँ कि अगर 9.5% है तो इंशाल्लाह इससे आगे नहीं बढ़ेगी, और इसको मजीद आइंदा आने वाले महीनों के अंदर हम इसको कम करेंगे। चलें, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। तो फरूख हबीब साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो पूरा ओवरऑल माहौल बना हुआ है, अपोजिशन कह रही है कि हमने हर सूरत जलसा करना है, हुकूमत को घर भेजना है, हुकूमत का दूसरी तरफ अपना एक मौक़िफ़ है, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अपोजिशन अगर जलसों पर जलसे करती है या जिस तरह से मज़हब कार्ड की भी बातें कर रही है अपोजिशन, पंजाब कार्ड की भी बातें हो रही हैं, अगर सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती है तो ज़ाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा। जिस तरह से आपने अभी बात की कि कोरोना से अभी मुल्क गुजरा है, तो मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। आप नहीं समझते कि हुकूमत क्योंकि रिसीविंग एंड पे होती है तो कोई बातचीत कर सकती है, हुकूमत को दरमियाना रास्ता निकल सकता है? बात यह है कि जब मुझे तो असल इशू ये है कि दुनिया के अंदर जो अपोजिशंस होती हैं, आप आए महंगाई के ऊपर बात करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करती है, लेकिन ये पहली अपोजिशन है जो एहतजाज करने निकली है, जो अपनी चोरी बचाने के लिए निकली है। हमने एहतजाज किया था, हमने धांधली के ख़िलाफ़ किया था, हमने एहतजाज किया था इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, ये तो अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं। और आप देखें कि पहली दुनिया में किसी जगह ये नहीं होता कि कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर जो है वो अपोजिशन ब्लैकमेल करे। फैटफ के बिल्स के ऊपर जो है वो 34 सिक्के नैब अमेंडमेंट के ऊपर लेकर आ गए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो दिन की रोशनी के अंदर ये NRO चाह रहे थे। फिर जब आमला बिल की बारी आई तो कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को नैब से निकाल दें क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इनके ऊपर हैं। आज नवाज शरीफ साहब किस मुंह से लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि आप निकलें सड़कों के ऊपर एहतजाज करें? लोग नवाज शरीफ साहब अपनी सजा भुगत के गए हैं, वो ये कह रही हैं बात कि वो अपने हिस्से की सजा भुगत के गए। देखें, जो सजा वो आवाम को दे के गए हैं, जो इस मुल्क को लूटा है, जो इस मुल्क के वसाइल को लूटा, एवन फील्ड के अंदर महलात बना लिए, वो जो उनके बच्चे हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज जो हैं, वो बबलू तो उधर ही बैठे हुए हैं, मफरूर हैं, और सलमान शहबाज भी जो हैं वो भी बाहर हैं, वाले साहब उनके टीटियों के केस के अंदर हैं, हमजा शहबाज अंदर हैं,
और जिस ये भी तोते के साहब अंदर कहते हैं, टीटियों की वो जान है वो शहबाज मुल्क से शरीफ बाहर साहब है। कहते हैं कि जी एक भी टीटी मेरे नाम साबित कर दें, वो कहते हैं एक देखें भी जी, टीटी शहबाज साबित शरीफ साहब तो कहते थे एक धेले की करप्शन निकलेगी, यहाँ पर तो जो है वो अरबों रुपए की आप करप्शन साबित भी नहीं कर पाए ना नहीं जी। साबित हो गई जी। कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है। आप इस केस को स्टडी करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से इनकी अपनी कंपनी के मुलाजमीन जो शहबाज शरीफ के एडवाइजर से सलमान शहबाज के क्लास फेलो, उनके अकाउंट्स में पैसे ख्वाजा साद रफीक ने, आपको याद है किनको कहा था लोहे के चने हैं, उन्होंने तो फिर उनको बुला लिया था बाद में, उन्होंने कहा कि मैंने आपको नहीं कहा। देखें ये आज मौलाना फजल रहमान ने बात की 4 सदा में कि हम लोहे के चने हैं, हमें कुछ चबा नहीं सकता, हम आपको बता देंगे। देखें बात ये है, मौलाना साहब ने तो जो अवाम ने उनके साथ हशर किया है, जिस अंदाज से अवाम ने उनको मुस्तरद किया है कि मौलाना साहब तो अपनी सीट नहीं जीत सके, जिस असम्बलियों को वो जाली असम्बलियां कहते रहे उसी असम्बलियों से वो वोट लेने पहुंच गए बैठे। आज मौलाना साहब को आप लस्सी के पैसे दे दें, आज उनको चेयरमैन कश्मीर कमेटी दे दें, आज उनको चेयरमैन कश्मीर कमेटी दे दें, ठीक है, आज उन्हें 2-3 आपके एक आधी वजारत उन्हें दे दें, डीजल का परमिट दे दें, ये सारा लॉन्ग मार्च खत्म। अच्छा एक चीज़ बताएं, एक फ़र्क साहब, लोग कह रहे हैं कि हुकूमत इनके दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों का ख्याल है, और हुकूमत जो जिस तरह कर रही है कि रीच आउट कर रही है फजल रहमान साहब को डिफरेंट तरीके से, बिलावल साहब को किस तरीके से, वो कह रहे हैं कि इस PDM में सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं जो चाहती हैं सही मानों में कि कुछ किया जाए, वो है नून और फजल रहमान की पार्टी। और हम देख रहे हैं अचकजई ANP इनके साथ नहीं है, ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी वहाँ जिस तरीके से बैठी, कहते हैं हमने इलेक्शन में नहीं जाना, हमने रिजाइन नहीं करना, हमने इलेक्शन में नहीं जाना, हमने रिजाइन नहीं करना, इस सारे हवाले से आपको लगता है कि आप इनको ब्रेक कर पाएंगे? और फिर देखें सारी चीज़ें तो श्याम साहब आपने खुद एक्सप्लेन कर दी। जब उनके अपने इश्यूज इतने, मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन को खुद अपोजिशन का सामना है, ये खुद एक दूसरे की इतनी बड़ी अपोजिशन है, एक दूसरे से माजी में गिले शिकवे करते नजर आए हैं। अब PDM की क़यादत को लेके भी इनके इश्यूज हैं। वो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये रोटेशन पे नहीं है, मुस्तकिल है, और ANP के इफ्तिखार अहमद साहब कहते हैं जनाब ये रोटेशन के ऊपर है, और इनके बेशुमार जलसा आज करना है, नहीं करना, कहाँ करना है, और आगे कौन किससे क्या बात करेगा, और फिर जो खामोशी से जो मुलाकातें की जाती हैं उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं। हर बंदा तो अपनी अच्छी डील लेने के चक्कर में। मैं आपको ये फिर कह रहा हूं कि अगर अवाम का इशू था, वो कहते हैं शहजाद अकबर साहब को कहते हैं सबसे बड़ा झूठा है, मरियम औरंगजेब कह रही, पता नहीं क्या कह रही। छोड़ें जी उनकी, वो तो जो आप कह लेना जो रेंट स्पोक्स पर्सन है उनकी बात को तो मैं अहमियत नहीं देता। असल इशू ये है कि अगर ये संजीदा थे तो मरियम नवाज 1 साल क्यों चुप बैठी रही? वोट को इज्जत देने वाले वोटर को इज्जत क्यों नहीं देते? कोड को इज्जत क्यों नहीं देते? कानून को इज्जत क्यों नहीं देते? आइन को इज्जत क्यों नहीं देते? वो ये बात नवाज शरीफ साहब ने एक टीका नहीं लगवाया। के लिए अफवाह तफहीम से हम चाहते थे, जो हमारे चचा कर रहे थे, कहने लगे हम इस वजह से खामोश थे कि मामला बेहतर हो जाएंगे, वो मानी है, उन्होंने कहा, लेकिन हुकूमत इस तरफ आती नहीं। देखें वो तो फिर यही हुआ ना, उन्होंने तो मान लिया टीवी के ऊपर आके कि हम NRO चाह रहे थे कि हमें NRO दे दें, हमारे केसेस को बंद कर दें, एहतसाब के अमल को बंद कर दें, आप हमें इवन फील्ड के महलात को क्लीन चिट दे दें। मुझे आप बताएं, मरियम साहिबा की बार बार बात करते हैं, देखें मैं तो लीडरशिप नहीं मानता, हम स्ट्रगल करके आए हैं, हम ग्रास रूट से आगे हैं, हम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे आए हुए लोग हैं, हमें पता है कि हम हाथों से कुर्सियां भी लगाते थे, बैनर भी लगाते थे, हमने एक प्रोसेस से गुजर के आगे आए हैं, आवाम से वोट लेकर आए हैं। ये मरियम बीबी का क्या क्राइटेरिया है? नवाज शरीफ की बेटी है, इस वजह से वो सियासत में आ जाएंगी। सारी पार्टी उनको आप देखें ना, बिलावल को देख लें, एहसन इकबाल पीछे खड़े हैं, राना सनाउल्लाह खड़े हैं, शाहजहां अब्बासी खड़े हैं। इशू ये है कि ये खड़े नहीं है, उसके साथ ये गुलामाना ज़हनियत है। जिसने नहीं माना था चौधरी निसार अली खान था कि मैं नहीं मानता मरियम की लीडरशिप। देखें ना, आज चौधरी निसार ने अगर नहीं माना तो उसका अपना इज्जत मुकाम वहीं पे खड़ा है। ये तो अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं सियासत का इशू नहीं है। देखें जी, मैं इसको सियासत नहीं मानता, मैं इसको चोर बाजारी कहता हूँ, मैं इसको मुफाद परस्ती कहता हूँ। अगर सियासत करनी है फिर आप असूलों की बुनियाद के ऊपर करें। ये क्या तरीकाकार हुआ कि कल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सियासत में कुछ किया ही नहीं, कोई अचीवमेंट ही उनकी कोई नहीं है, ये 40-40, 50-50 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हाथ बांध के गुलामों की तरह उनके आगे खड़े होते हैं। आप मुझे बताएं ना, ये कोई तरीकाकार है? इस मुल्क की जमहूरियत को इन्होंने खानदान के इर्द गिर्द बनाया हुआ है। जमहूरियत का ये नाम लेते हैं, तो फिर ये जमहूरियत का नाम ना लें, फिर ये जमहूरी जमातें नहीं है। इनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो इनके खानदान की चोरी बचाने के इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह है कि वो लोग इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ठीक है फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि अगर सियासत करनी है तो फिर उसूलों की सियासत करें। माजरत के साथ एहतशाम साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब आपके वक्त का, एहतशाम साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।